इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की जिसे अपनी खूबसूरती का घमंड था और जब उसकी खूबसूरती चली जाती है तो वो कैसे माँ के कोख में पल रहे बच्चे का यूज करके अपनी खूबसूरती वापस लाती है। मूवी शुरू होती है हैदराबाद के एक लेक हाउस को दिखाते हुए जहाँ हम ओलिविया को देखते हैं जो एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस है। वो झील में स्विमिंग कर रही थी, तभी लेक के पास दो लड़के उसे स्विमिंग करते हुए देख लेते हैं और उसके जूस में ड्रग्स मिला देते हैं और वहीं पर कहीं छिप जाते हैं। और ओलिविया जब जूस पीती है तो उसे नशे की तरह महसूस होने लगता है और जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो वहीं दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। पर दोनों देखते हैं कि ओलिविया का पूरा शरीर इन्फेक्टेड हो चुका था जिस कारण वो तुरंत ही वहां मर जाती है। ये देखते ही दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिस को दिखाया जाता है जहां हम एक्सटर्नल मिनिस्टर मिस्टर हेंड्रिक से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें ओलिविया की मौत का बहुत अफसोस है और इस केस की तहकीकात करने के लिए हमारा बेस्ट ऑफिसर इस केस में लगाया गया है। ओलिविया की मौत का कारण बताया जाता है कि उसके शरीर में दो तरह के ड्रग्स के कॉम्बिनेशन पाए गए थे जिसमें कि एक LSD है मगर दूसरा ड्रग्स का अभी तक पता नहीं चल सका और दोनों ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से ही ओलिविया की मौत हुई। मगर इसके सैंपल लैब में भिजवा दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि दूसरा ड्रग्स क्या था। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ बहुत सारी लड़कियां अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए आती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम यशोदा है। उसे डॉक्टर अपने रूम में बुलाती है। डॉक्टर यशोदा से कहती है कि तुम्हारे प्रेगनेंसी का तीसरे महीने का रिपोर्ट आ गया है और तुम्हारा बच्चा एकदम तंदुरुस्त है, तुम्हें कल ही जाना होगा। मगर यशोदा कहती है कि क्या हम इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं कर सकते। डॉक्टर कहती है कि ये बच्चा एक करोड़पति फैमिली का है, वहाँ तुम्हें अच्छा खाना, टाइम पर सोना और हर तरह की सुविधा तुम्हें मिलेंगी और बच्चा होने के बाद तुम्हें पैसे भी मिलेगा। कल जाने से पहले तुम्हें 50% पैसे मिल जाएंगे। दरअसल यहाँ जो हमें दिखाया जा रहा है, यहाँ जितने भी लड़कियां प्रेग्नेंट है ये उनके बच्चे नहीं है बल्कि बच्चा होने के बाद इस बच्चे को उनकी माँ से मिलाया जाएगा और बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। मगर यशोदा जब बाहर निकलती है तो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल की नर्स आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा रिपोर्ट एकदम गलत है और उसे यह भी कह देती है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही बच्चा होगा। यशोदा कहती है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे अपनी बहन ब्रेंडा का इलाज करवाना है। फिर यशोदा वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी एक पैसे से भरा हुआ बैग यशोदा के घर में आकर रख देता है और यशोदा से कहता है तैयार होकर बाहर आने के लिए क्योंकि हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। यशोदा तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाती है और उसे एक टैबलेट खाने के लिए कहता है। यशोदा जब उस टैबलेट को खाती है तो वो वहाँ बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम बिजनेसमैन शिवा रेड्डी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि से मिलने के लिए आता है और उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर वो चला जाता है और अचानक उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पूरे शहर में सभी को पता चल जाता है कि शिवा रेड्डी की मौत हो चुकी है। इसके बाद जब यशोदा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में है। तभी उसे मिलने के लिए वहाँ मधु आती है। मधु बताती है कि ये एक लैब फैसिलिटी है। वो ये भी बताती है कि जब तुम्हारा बच्चा जन्म होगा तो वो एक बड़े परिवार को भेज दिया जाएगा जिसे बच्चे की जरूरत है और जब तक तुम्हारा बच्चा जन्म ना ले ले तब तक तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी और तुम्हारा डेली चेकअप करने के लिए डॉक्टर गौतम आएंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर ऋषि को देखते हैं जो शिवा रेड्डी की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब उसे डॉक्टर बताते हैं कि शिवा रेड्डी की मौत एयर बैग मेल फंक्शन के वजह से हुई थी, ये सुनकर ऋषि को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऋषि अपने पुलिस कमिश्नर बलराम से जाकर मिलता है। बलराम शिवा रेड्डी का रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि ये तो ओपन एंड शट केस है, इस केस को क्लोज करने के लिए वो कहता है। मगर ऋषि कहता है कि इस केस को क्लोज करने से पहले हमें एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि मिस्टर वासुदेव जो कि पुलिस एकेडमी के मेंटल फिटनेस कोच हैं, उनसे हमें राय लेनी चाहिए। बलराम कहता है ठीक है, पर जो कुछ भी होगा तुम मुझे बताते रहना। इसके बाद हम फिर से यशोदा को देखते हैं जिसे लेने के लिए वहाँ की वार्डन सुधा आती है और यशोदा को स्कैनिंग करवाने के लिए ले जाती है। स्कैनिंग के दौरान डॉक्टर गौतम उसका स्कैनिंग कर रहे थे पर कंप्यूटर स्क्रीन पर उसके बच्चे को उसे देखने नहीं देता। यशोदा डॉक्टर गौतम के चश्मे में ही अपने बच्चे को देख लेती है और गौतम को थैंक यू बोलती है। इसके बाद यशोदा को खाना खाने के लिए कहा जाता है और वो जिस ग्रुप के साथ खाना खाती है उस ग्रुप में और भी लड़कियां थी जिसका नाम तेजू, लीला, काजल और जेनी है। तेजू उस ग्रुप की सबसे सीनियर मेंबर है और वो यशोदा से एक काम करने के लिए कहती है और बोलती है कि जोन 2 में जाकर वहाँ तुम्हें एक स्टोर रूम मिलेगा, वहाँ से एक सिगरेट का पैकेट लेकर आना। यशोदा जोन 2 में चली जाती है मगर सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे में उसे देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है। गौतम यशोदा से कहता है कि तुम यहाँ नहीं आ सकती और यहाँ सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ अलाउड है। गौतम यशोदा को उसके कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। इधर हम ऋषि और वासुदेव शिवा रेड्डी के कार को
इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तभी वहाँ पर कमिश्नर बलराम भी आ जाते हैं। वासुदेव कहता है कि ये एक मर्डर है और वो बताता है कि एयर बैग्स में एक केमिकल होता है जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और उसी केमिकल को कम करने के लिए तीसरा केमिकल एयर बैग में मिलाया जाता है, मगर वो तीसरा केमिकल इस एयर बैग में था ही नहीं और इसी के वजह से दोनों की मौत हो गई। ऋषि कहता है कि मैं और वासुदेव दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे और कमिश्नर ऐसा करने की इजाजत दे देते हैं। वासुदेव आरुषि के घर में छानबीन करता है जहाँ ऋषि को एक फाइल मिलता है जिसमें वो देखता है कि आरुषि जो कि एक टॉप मॉडल है उसने कई सारे ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे और आरुषि का मेल भी चेक किया जाता है जहां उन लोगों को एक वीडियो मिलता है जिसमें बताया जाता है कि आरुषि क्राफ्ट क्रीम को एंडोर्स करने वाली थी और उस क्रीम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे मना किया गया था। फिर ऋषि और वासुदेव दोनों सोनू के घर चले जाते हैं जो इस क्राफ्ट क्रीम का मालिक है। उससे इस क्रीम के डिटेल के बारे में वो पूछने लगते हैं मगर सोनू कहता है कि आपको जो भी पूछना है मेल के थ्रू पूछिए। इसके बाद वासुदेव और बाकी पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि सोनू के पिता गिरिधर है जो कि एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं और उन्हें इस प्रोडक्ट का लाइसेंस भी मिला हुआ है और लीगली हम उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो वहीं लैब में यशोदा तेजू के लिए सिगरेट लेकर आती है और ये देखकर तेजू बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर सुधा आती है और पूछती है कि मेरा टैब कहाँ पर है, मगर तेजू कहती है कि यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं पर तुम मेरे ऊपर ही शक करती हो। फिर जब सुधा परेशान होकर बैठी हुई थी तभी यशोदा उसका टैब लेकर आती है और उसके फाइल के अंदर छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम ऋषि और वासुदेव को देखते हैं जो अपने टीम के साथ एक बिल्डिंग के अंदर छानबीन करते हैं और कमरे के अंदर वो एक लड़के को देखते हैं जो बेहोश पड़ा हुआ था और वहाँ उन लोगों को एक फ्रिज के अंदर क्राफ्ट क्रीम का सैंपल मिल जाता है और उसे लेकर वो लोग फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट निकलने के बाद पता चलता है कि जो ड्रग ओलिविया के जूस में था उसी तरह का ड्रग इसमें भी पाया गया है और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आगे जो कुछ भी मुझे पता चलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। इसके बाद हम लैब में देखते हैं कि तेजू सिगरेट पीने की कोशिश करती है पर यशोदा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। तेजू उसकी बात मान जाती है और सिगरेट पीना बंद कर देती है। तेजू ये भी बताती है कि उसके माता पिता चाहते थे कि लड़की के बजाय लड़का पैदा हो ताकि उनके ऊपर से सारा कर्ज दूर हो सके। तभी उसे सेरोगेसी का ऑफर आया। फिर सभी आपस में बातें करने लगते हैं। इधर हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर क्राफ्ट क्रीम का सैंपल टेस्ट कर रहा था वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे मार डालता है और उसे उठाकर एक केमिकल वाले ड्रम में फेंक देता है और उसमें क्राफ्ट क्रीम का सैंपल भी फेंक देता है। यशोदा का चेकअप करने के लिए डॉक्टर गौतम आते हैं और उसका चेकअप वो करने लगते हैं। यशोदा मन ही मन उसे पसंद करने लगती है और यशोदा बताती है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा ख्याल रख सके और वो डॉक्टर तो जरूर होना चाहिए। ये सुनकर गौतम चौंक जाता है। ऐसे ही करते करते दिन गुजरते रहते हैं और वहाँ के सभी लड़कियाँ आपस में बहुत क्लोज रिलेशन बना लेती हैं। एक दिन जब सभी लड़कियाँ खाना खा रही थी कि सरोगेट पेरेंट्स को ही सरोगेसी बच्चे की जरूरत पड़ती है और ये सर्विस अगर ऑनलाइन हो जाए तो हम क्लाइंट के घर में जाकर ये काम कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि काजल के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। उसे चेकअप के लिए ले जाया जाता है और सभी लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं। यशोदा लीला से बात कर रही थी। लीला बताती है कि जब मेरी शादी हुई थी तब डॉक्टर ने बताया कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ये सुनकर मेरा मन टूट गया था। फिर मेरे पति को जब एक जानलेवा बीमारी हुई थी उनका इलाज करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी और तभी मुझे ये सरोगेसी का ऑफर आया। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं भी माँ बन सकती हूँ और मेरा एक ही ख्वाहिश है कि बच्चा जन्म होने के बाद मैं अपने बच्चे को एक बार देख सकूं। इधर काजल का चेकअप होने के बाद हमें बताया जाता है कि काजल के पेट में जो बच्चा पल रहा था 2 दिन पहले ही वो मर चुका था। मधु ये भी बताती है कि अगर तुम लोगों को किसी भी वक्त असुविधा लगे तो फौरन हमें बताना। ऋषि सोनू के घर के बाहर खड़ा हुआ था और सोनू भी उन लोगों को देख लेता है और कमिश्नर बलराम ऋषि को फोन पर बात करते हैं। तभी सोनू के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और ऋषि और उसके साथी अनवर के ऊपर गोली मारने लगते हैं और इस गन फाइट में अनवर वहीं मर जाता है। ऋषि अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागता है। इधर यशोदा सोच रही होती है कि यहाँ हम लोगों के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी सुधा देखती है कि यशोदा के कमरे से अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सुधा जब यशोदा के कमरे में जाती है वो देखती है कि यशोदा बेहोश हो गई है। तुरंत उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है। तो वहीं बलराम जो हॉस्पिटल में एडमिट था उसे वासुदेव कहता है कि ओलिविया पिछले 4 सालों में 4 बार इंडिया आई थी और जब भी वो आती थी 3 दिनों के लिए आती थी और इसी तरह इंडिया में 122 लड़कियां इसी तरह इंडिया आती थीं और 3 दिनों में चली जाती थीं और इन लड़कियों में से एक का नाम अलीना है जो कि इटली से है और वो लास्ट 6 महीने पहले आई थी और उसके आने का वक्त हो चुका है। इसके बाद वासुदेव और ऋषि अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जहां उसे अलीना दिख जाती है। अलीना वहां से टैक्सी पकड़ती है और कुछ दूर जाने के बाद उसे लेने के लिए एक और गाड़ी आती है और उसमें बैठकर एलिना वहां से चली जाती है। ये देखकर
वासुदेव और ऋषि सोचने लगते हैं कि ये आदमी कौन हो सकता है और वो लोग उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इधर हम यशोदा को देखते हैं जिसे होश आता है और वो उठकर जोन 2 में चली जाती है, जहाँ उसे गौतम मिल जाता है। फिर वो उसे देखकर वहीं बेहोशी होने का नाटक करती है। वहाँ मधु भी आ जाती है और गौतम यशोदा को लेकर उसके रूम में चला जाता है। यहाँ यशोदा से मिलने के लिए लीला आती है और कहती है कि यह कितना आलीशान लैब है और यहाँ कोई भी चीज की कमी नहीं है। तभी वहाँ जेनी आ जाती है और लीला से कहती है कि जाकर खाना खाने के लिए। यशोदा जेनी से कहती है कि यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है, ना ही हमें पता है कि आज कौन सा दिन है और टाइम क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता। यशोदा खिड़की के बाहर देखती है कि एक कबूतर हर समय पर वहीं बैठा हुआ रहता है। यशोदा उस खिड़की को तोड़ देती है और उस कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो देखती है कि सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था। यशोदा उस स्क्रीन को मारकर उसे बंद कर देती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। यह देखकर यशोदा चौंक जाती है और समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उस कमरे में सुधा आ जाती है और देखती है कि यशोदा का कमरा एकदम पहले की तरह हो गया है। सुधा उसे एक दवाई देती है और कहती है कि गौतम सर ने तुम्हें ये दवाई दी है। तेजू आकर कहती है लीला के पेट में दर्द होने लगा है। सुधा, यशोदा और तेजू तीनों लीला को देखने के लिए चले जाते हैं। इधर वासुदेव और ऋषि एलिना का गाड़ी का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। यशोदा को गौतम का की कार्ड मिल जाता है। जब यशोदा जोन 2 में गई थी और वहाँ वो बेहोश होने का नाटक की थी, तभी उसने गौतम का की कार्ड चुरा लिया था। वासुदेव और ऋषि देखते हैं कि उनकी गाड़ी के सामने बहुत सारे भैंस आ गए हैं और उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती और वहाँ कुछ गुंडे भी आ जाते हैं और उन सभी को किडनैप कर लेते हैं। यशोदा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो देखती है कि लीला की डेड बॉडी को कमरे से बाहर निकाला जाता है। यशोदा उस कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके पीछे जेनी आ जाती है और उसे कहती है उस कमरे में जाना नामुमकिन है, वहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज हैं और उसे देखने के लिए इंफ्रारेड ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। ये सुनकर यशोदा कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता लगता है कि जेनी उन्हीं लोगों में से एक है, मतलब कि जेनी उन्हीं लोगों के लिए काम करती है और जेनी ये भी कहती है कि यहाँ के रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए था और ये सब अगर कोई देख लेता है तो उसे मार दिया जाता है और अब मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर जेनी यशोदा के ऊपर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। जेनी बार बार यशोदा के पेट में मारने लगती है, पर यशोदा अपने आप को किसी तरह बचा लेती है और वो जेनी को मार देती है। फिर यशोदा एक दूसरे कमरे में जाती है जहां वो देखती है कि किसी लड़की का ऑपरेशन किया गया है और ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है। इधर सिक्योरिटी भी देख लेता है कि जोन 2 में किसी ने जेनी को मार दिया है और ये बात वो मधु को बताता है। मधु सिक्योरिटी का कैमरा चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पता चलता है कि ये सब यशोदा ने किया है। इधर यशोदा गौतम का की कार्ड यूज करके उस कमरे में पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारे लाशें रखी हुई थी। वहाँ उसे काजल और लीला की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये सब देखकर यशोदा रोने लगती है। यशोदा को ढूंढते हुए सिक्योरिटी उसी कमरे में आ जाता है और यशोदा को ढूंढने की कोशिश करता है। यशोदा उसे देखकर छुप जाती है और दूसरी तरफ बाहर जाने का दरवाजा उसे दिख जाता है और वहां से यशोदा बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद वो दूसरे कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे इंफ्रारेड ग्लासेस दिखाई देता है। इसके बारे में जेनी ने उसे बताया था। यशोदा इंफ्रारेड ग्लासेस पहन लेती है और वो देखती है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चे रखे हुए हैं और इस तरह के टेस्ट ट्यूब वहाँ बहुत सारे थे। बच्चा जन्म होने के बाद उनकी माँ को वहीं मार दिया जाता है और उनके बच्चे को इसी टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। मगर ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सब देखकर यशोदा का दिमाग हिल जाता है। सिक्योरिटी भी वहां आ जाता है और उसे पकड़ कर मारने लगता है। यशोदा भी पलटवार करती है और वो सिक्योरिटी को मारने लगती है, मगर वो सिक्योरिटी उसे उठाकर कांच की दूसरी तरफ फेंक देता है, जिस कारण यशोदा को बहुत चोट लग जाती है। यशोदा कांच के टुकड़े उठाकर सिक्योरिटी को मारने लगती है और आखिर में उसका गला घोंटकर उसे मार डालती है। यशोदा वहां सीसीटीवी कैमरे में देखती है मधु अपने कमरे में जा रही थी और उसके कमरे का पासवर्ड भी यशोदा देख लेती है। फिर यशोदा मधु के कमरे में चली जाती है, कमरे की छानबीन करती है। तभी वहां मधु भी पहुंच जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यशोदा चाकू लेकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर वहां गौतम आ जाता है और कहता है कि जिस तरह तुम यहाँ फंस गई हो उसी तरह मैं भी यहाँ फंस गया हूँ और इन सब के पीछे मधु है। तभी अचानक गौतम यशोदा के हाथ से चाकू ले लेता है और उस एक चेयर में उसके हाथ पैर बांध देता है और यहाँ हमें सब कुछ पता चलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मधु बताती है कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में मधु एक टॉप कंटेस्टेंट थी और उस प्रोग्राम के दिन हम वहाँ गौतम को भी देखते हैं और प्रोग्राम के चीफ गेस्ट को भी देखते हैं, जो कि स्टेट मिनिस्टर गिरधर वहाँ पर आता है और अपने स्पीच में कहता है कि सौंदर्य मन से आता है, ना कि चेहरे के निखार से। ये बात सुनकर वहाँ मधु उनकी बात को गलत साबित करती है और कहती है कि हम सभी के घर में भगवान का फोटो होता है और हर भगवान के फोटो सुंदर ही दिखते हैं, इसीलिए सौंदर्य ही भगवान है। और आखिर में वो ये भी कहती है कि ये बात कहकर मुझे पता है कि मुझे इस कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और
मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। प्रोग्राम के बाद मधु से मिलने गौतम आता है और वो उसे अपनी दिल की बात कहता है कि वो उससे प्यार करता है, मगर मधु उसके प्यार को ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है क्योंकि गौतम इतना हैंडसम नहीं था। तभी वहां गिरधर के आदमी आ जाते हैं और मधु को उसके गाड़ी में बैठाते हैं। गिरधर मधु से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मधु मान जाती है क्योंकि गिरधर हैसियत में बहुत अमीर था और उसकी जितनी हैसियत थी पूरे शहर में किसी की भी नहीं थी और वो यही सोच रही थी कि शादी करने के बाद वो रानी की तरह रहेगी। इधर जब मधु गिरधर के साथ घर आती है, गिरधर उसके साथ इंटीमेट होता है और कुछ समय के बाद मधु प्रेग्नेंट हो जाती है। हम देखते हैं कि मधु की सुंदरता धीरे धीरे कम हो रही थी और वो बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगती है। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद पता चलता है कि मधु को वर्नर नाम की एक बीमारी है जिसके चलते वो बहुत जल्दी बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगेगी और इसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये सुनते ही मधु अपने हाथों के नस काट लेती है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मधु बच जाती है, मगर जब गिरधर को पता चलता है कि मधु वापस खूबसूरत नहीं बन पाएगी, वो अपने आदमी से कहता है मधु को उसके घर छोड़ देने के लिए और वो उससे मिलने के लिए मना कर देता है। ये बात मधु सुन लेती है और इसके बाद गौतम मधु से मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इसका इलाज पता है और मैं तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत बना दूंगा। मगर गौतम एक शर्त रखता है और कहता है कि जब तुम सुंदर दिखने लगोगी तब तुम मेरे साथ रहोगी। मधु उसकी बात मान जाती है और गौतम के साथ उसके लैब चली जाती है जहाँ गौतम मधु के ऊपर टेस्टिंग करना शुरू कर देता है। मगर कुछ कोशिशों के बाद गौतम को सफलता मिल जाती है और आखिरकार मधु खूबसूरत दिखने लगती है। तभी वहाँ गिरधर के आदमी आते हैं, गौतम को मारने लगते हैं। गौतम सभी गुंडों को मारता है और गिरधर से कहता है कि तुम्हें मधु के साथ जो करना है कर लो, मगर 6 महीने के बाद वो वापस पहले की तरह भद्दी दिखने लगेगी। ये सुनकर मधु का दिमाग हिल जाता है। गौतम मधु से कहता है कि तुम्हें हर 6 महीने में एक बूस्टर डोज लेना होगा जिसके कारण तुम्हारी खूबसूरती बरकरार रहेगी। मधु गौतम से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर उसकी बात सुनकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि मधु अपनी खूबसूरती के लिए किसी को भी धोखा दे सकती है। गौतम कहता है कि अगर ये फॉर्मूला मैंने मार्केट में लॉन्च कर दिया तो मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ये बात सुनकर गिरधर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि तुम्हारा ये फॉर्मूला मार्केट में मैं लॉन्च करवाऊंगा और हम तीनों को एक दूसरे की जरूरत होगी और इसी तरह ये बिजनेस की शुरुआत हुई। इसके बाद वापस हम मधु और यशोदा को देखते हैं। मधु गौतम से कहती है यशोदा का ध्यान रखने के लिए और खुद एक प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए चली जाती है जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट मधु के साथ मीटिंग करते हैं। मधु अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि कैसे एक इंसान हमेशा खूबसूरत दिख सकता है। इसके लिए 6 महीने के अंदर एक बूस्टर डोज लेना होगा। इसमें एक क्लाइंट कहता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है। मधु यहाँ बताती है कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे से हम ये सीरम तैयार करते हैं। मधु पूरी बात समझाती है कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे का प्लाज्मा एकदम प्योर होता है और उसी लिक्विड को एक मेथड के द्वारा हम सीरम बनाते हैं। ये काम हम उन लड़कियों से करवाते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत है और उनके पेट से बच्चा निकालकर हम उस बच्चे को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि जब जरूरत हो तो ये सीरम बनाने के लिए वो बच्चे काम आए। और अगर किसी ने बाहर ये बात बताने की कोशिश की तो हम उन लड़कियों को यहीं पर मार देते हैं। उनमें से एक क्लाइंट ये भी पूछता है कि इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट आपका मार्केट में चल रहा है क्या। गौतम कहता है कि हमारा ये सीरम क्राफ्ट कॉस्मेटिक में यूज होता है और क्राफ्ट कॉस्मेटिक वही है जिसकी तहकीकात वासुदेव और ऋषि कर रहे थे। तभी गौतम देखता है कि यशोदा जिसे उन लोगों ने बांध के रखा था वो वहां से भाग चुकी है। इसके बाद हम वासुदेव और उसकी टीम को देखते हैं और वासुदेव कहता है कि हमें फंसाया गया है और वो कहता है कि जब अलीना यहाँ पर आई थी तो हमें उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर लाया गया था और इन सब के पीछे कमिश्नर बलराम है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कमिश्नर बलराम पहुंच जाता है उन सभी को मारने के लिए। तो वहीं यशोदा सुरंग से रेंगते हुए एक जंगल की तरफ निकलती है। तभी एक कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। यशोदा वहाँ से भागती और भागते भागते वो एक खाई की तरफ पहुंचती है। वहाँ गौतम पहुंच जाता है और यशोदा को लेकर वापस लैब में चला जाता है। बलराम जो कि स्टेट मिनिस्टर गिरधर को फोन करता है और गिरधर भी इन सब में शामिल है। गिरधर कहता है इन सभी को जल्द से खत्म करके वहाँ से निकलने के लिए। गौतम यशोदा को सारी बात कहता है और बताता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रही हो और मुझे लग रहा था कि तुम यहाँ किसी मकसद से आई हो। गौतम यशोदा से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो। तब गौतम बलराम को वीडियो कॉल करता है और यशोदा उन लोगों को देखकर घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि यशोदा एक गन गौतम के सिर पर रख देती है और उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वासुदेव कहता है कि यशोदा खुद एक पुलिस ऑफिसर है। वासुदेव बताता है कि यशोदा उनकी टीम में ट्रेनिंग ले रही थी मगर किसी कारण की वजह से उसका पुलिस में सिलेक्शन
सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके लिए एक दिन एक पुलिस ऑफिसर यशोदा से कहता है कि इस जॉब को पाने के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, मगर मैं तुम्हें ये जॉब दे दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी। ये सुनकर यशोदा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। एक दिन जब वासुदेव यशोदा से मिलने के लिए उसके घर आता है, यशोदा उसे सारी बात कहती है और उसकी बात बाहर से उसकी बहन ब्रेंडा सुन लेती है। लेकिन अगले दिन यशोदा देखती है कि ब्रेंडा उसके कमरे में नहीं थी और उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस की नौकरी पाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, और उसके कमरे में एक बैग भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। यशोदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों मिलकर ब्रेंडा को ढूंढने लगते हैं, मगर ब्रेंडा का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी उन लोगों को एक हॉस्पिटल से पता चलता है जहां लड़कियों को सरोगेसी करवाया जाता है। वहां पता लगाने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ब्रेंडा वहीं पर आई थी सरोगेसी के लिए और उसे लैब में ले जाया गया है और ये काम डॉक्टर और नर्स करवा रहे हैं, और जिन औरतों को पैसों की जरूरत है उन्हीं लोगों को लैब में ले जाया जाता है। इधर ऋषि इन सभी का पर्दाफाश करने के लिए कहता है कि हमें वहाँ एक लड़की को भेजना होगा जो इसकी तहकीकात कर सके। यशोदा वहाँ जाने के लिए मान जाती है। इधर यशोदा और गौतम को देखते हैं। गौतम चुपके से अपने गुंडों को वासुदेव और उसके साथियों को मारने के लिए मैसेज कर देता है। वो सभी गुंडे वासुदेव और उसके साथियों के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर किसी तरह वो लोग वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं। इधर यशोदा गौतम और मधु को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वहाँ बहुत सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं, जिस कारण गौतम यशोदा के ऊपर हमला करता है, मगर यशोदा सभी गार्ड्स को गोली से मार देती है और गौतम के कंधे में भी गोली लग जाती है। इधर कमिश्नर बलराम को देखते हैं जो वासुदेव और उनके साथियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर तभी वासुदेव और उसके साथी बलराम को घेर लेते हैं और बलराम को गोलियों से वो भून देते हैं। यशोदा जो एक हॉल में सारी लड़कियों के साथ थी, वहाँ मधु भी आ जाती है। मधु कहती है कि तुम इन लड़कियों को बचा कर क्या करोगी, ये लड़कियां अपने घर में झूठ बोलकर यहाँ आई है। तभी वहाँ एक और गार्ड आ जाता है और यशोदा के ऊपर हमला करता है। यशोदा उसे गोली मारकर खत्म कर देती है और देखती है कि मधु वहाँ से भाग चुकी है। इसके बाद हम वासुदेव और उसकी टीम को देखते हैं जो उस लैब को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक सुरंग मिलती है जहां से यशोदा बाहर निकली थी और उसी से वो लोग लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वहीं मधु एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकलती है और उसका पीछे पीछे यशोदा और बाकी लड़कियां भी बाहर निकल आती हैं। मधु कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने सबकी सेवा की है। यशोदा उसे कहती है कि बच्चे को मारकर ये कैसी सेवा की है तुमने। मधु कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब खूबसूरत बनने के लिए गौतम ने मेरे बच्चे का इस्तेमाल किया था, तब से लेकर मैं खूबसूरत रही हूँ। ये बात सुनकर यशोदा कहती है कि तुम जैसी डायन को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, और सारी लड़कियां मधु को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। मधु खाई के नीचे गिरकर मर जाती है। इधर गौतम जो कि घायल था वो अपना फॉर्मूला लेकर वहां से भाग रहा था। तभी वासुदेव और उसकी टीम आकर गौतम को पकड़ लेती है। यशोदा देखती है कि उसकी बहन ब्रेंडा भी उसी लैब में थी और उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था। ब्रेंडा एक बच्चे को जन्म देती है और ये देखकर यशोदा बहुत खुश होती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि स्टेट मिनिस्टर गिरधर को गिरफ्तार करने का वारंट निकलता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के साथ 2022 में रिलीज हुई यशोदा मूवी यही एंड होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।